Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rachmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you non-probability sampling methods. Earlier to this, I have discussed with you probability sampling methods, in which I have discussed simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, and cluster sampling. And in this category, I will discuss convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, and snowball sampling. ओके तो सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं और प्लस आप जब रिसर्च करते हैं तो एक्चुअली आपको इसको करना होता है, इसलिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सैम्पलिंग पर बात कर चुके हैं, हम लोग ने ये भी बात कर ली कि ये दो तरीके की है, मेनली प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब कि पॉपुलेशन के हर हिस्से की प्रोबेबिलिटी है कि वो सैंपल का हिस्सा बन सकता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है। It is a technique where a researcher selects samples based on subjective judgment rather than random selection. यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब रिसर्चर करता है तो वो अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल चुनता है, ना कि रैंडमली चुनता है। Unlike in probability sampling, where everyone in a population has a chance of getting selected, in non-probability sampling, not all population members can have equal chance, है ना। जैसा कि probability sampling में हर जो population का हिस्सा है, respondent है, object है, event है, घटना है, जो कुछ भी है उसका component, उसका equal chance होता है कि वो select हो सकता है। non-probability में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ एडवांटेजियस इन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़। जो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ होती हैं उसमें ये लाभप्रद होता है, जैसे अगर आपको पायलट सर्वे करना हो या क्वालिटेटिव रिसर्चेस में। और ये तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपके पास टाइम और कॉस्ट की कंसिडरेशन हो और आप रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना इस्तेमाल कर सकें, समय कम है, इतना कॉस्ट नहीं है, तो भी आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से काम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में भी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि चूंकि इसमें सैम्पलिंग बायस होगा, इसमें सैम्पलिंग एरर होगी, इसलिए आप जो रिजल्ट आएगा उसको जनरलाइज नहीं कर सकेंगे उतनी शुद्धता के साथ, है ना। वैसे तो क्वालिटेटिव रिसर्चेस में यूज़ की जाती है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सुविधा के अनुसार आपने अपना सैंपल चुन लिया है। ए कन्वीनियंस सैंपल सिंपली इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं, मान लीजिए हायर एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं और हम अपनी ही क्लास के स्टूडेंट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, हम उन्हीं से सर्वे कर लें या क्वेश्चन फिल करवा लें या इंटरव्यू ले लें, अगर हम कुछ हायर एजुकेशन के बच्चों पर रिसर्च करना चाहते हैं तो मेरे लिए कन्वीनियंस है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस है इसमें। ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं कि एक्सीडेंटली हमको कोई मिल गया और हमको वही हमारा सैंपल हो सकता है तो हम उसी से कर लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, है ना। कन्वीनियंस सैंपल्स आर यूजफुल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड दे रिक्वायर वेरी लिटिल प्लानिंग। इसमें आपको कोई सुनियोजन करने की जरूरत नहीं है, कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। रिसर्चर्स सिंपली यूज पार्टिसिपेंट्स हु आर अवेलेबल एट द मोमेंट, जो एट द मोमेंट मिल जाएगा उसी को हम अपना पार्टिसिपेंट सैंपल बना लेंगे। इज कैजुअल इन ईजी रिलेटिव टू रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग से आसान है। ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग कैन बी गिवन, बहुत सारे आप इसके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट में आप गए, आप शॉपिंग के प्रति एटीट्यूड डिस्कस करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको उस वक्त जो मिल गया उससे आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, है ना। Individuals are selected as they pass a certain location and interviewed concerning issues, candidates or other matters. तो ये convenience sampling हो गई। This is an easy and inexpensive way to gather initial data, but there is no way to tell if the sample is representative of the population. सबसे आसान है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने सैंपल चुना वो उस पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं। So it cannot produce generalizable results, इसलिए आप जो परिणाम निकलेंगे उसको अपनी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही दिक्कतें आती है, सैम्पलिंग बायस की भी और सिलेक्शन बायस की भी, है ना। लेकिन फिर भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग इस्तेमाल की जाती है पर्पस के हिसाब से। हमको नहीं जनरलाइज करना है तो हमको जो मिल जाएगा हम उससे बात कर लेंगे। ओके, फिर पर्पसिव सैम्पलिंग, व्हेन अ रिसर्चर चूजेस अ सैंपल बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज टू सर्व द पर्पस ऑफ रिसर्च, इट्स कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। यानी कि जब एक अनुसंधानकर्ता सैंपल को इस हिसाब से चुनता है अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कि उसको लगता है कि उसकी रिसर्च के लिए ये सैंपल सबसे बढ़िया है, तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग। रिसर्चर का आपको लगता है,
अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से कि ये रिसर्च का पर्पज सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम ले लेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, क्योंकि हमने जज किया है कि ये हमारा सैंपल बनेगा। सेलेक्टिव सैम्पलिंग, हमने चुना है। सब्जेक्टिव सैम्पलिंग, इसमें हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, इसलिए इतने नामों से इसको जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टीज टू सिलेक्ट अ सैंपल। अच्छा, ये लाइन वही है। फिर इट इज ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, या गुणात्मक अनुसंधान में इस्तेमाल की जाती है, आपको पता होगा। वेयर द रिसर्चर वांट्स टू गेन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक फेनोमेना रादर देन मेक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस। आप ये भी कह सकते हैं इसको कि हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस में भाई नॉन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हम उसमें जनरलाइज नहीं कर सकते, तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है ना जनरलाइज करना। हम उसमें कोई स्टैट्स नहीं लगाएंगे, हम उसको जनरलाइज हमें करना ही नहीं है। जिनसे हमने बात की है उनका हम डिटेल्ड एक्सपर्टीज, डिटेल्ड एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालना नहीं है। ठीक। फिर एन इफेक्टिव पर्पसिव सैंपल मस्ट हैव क्लियर क्राइटेरिया एंड रैशनेल फॉर इंक्लूजन। पर्पसिव सैंपल तब बढ़िया माना जाएगा जब आप उसको स्पष्ट करें आपका कि उसने मानदंड और वो तार्किकता उसमें है कि आपने उसको अपने सैंपल का हिस्सा बनाया। ऑलवेज मेक श्योर टू डिस्क्राइब योर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एंड बीवेयर ऑफ ऑब्जर्वर बायस इफेक्टिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। और जब आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे तो आप ऑब्जर्वर बायस का ध्यान रखेंगे और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को भी लिखेंगे कि क्यों आपने इसको अपना सैंपल बनाया है। फिर कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग रिलाइज ऑन द नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ ए प्री डिटरमाइंड नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट्स। दिस इज कॉल्ड ए कोटा। हम पूरा कोटा ही ले लेते हैं। जैसे यू फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा, जैसे कि क्लस्टर सैंपलिंग में करते थे। लेकिन देखिए, क्लस्टर और कोटा में लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग में आपने पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में बांटा और फिर उसको रैंडमली सेलेक्ट किया, लेकिन इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी की हेडिंग में आता है। और इसके बाद एंड देन रिक्रूट सैंपल यूनिट्स अंटिल यू रीच योर कोटा, और ये फिर सारा सैंपल ले लेंगे, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे। दीज यूनिट्स शेयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय यू प्रायर टू फॉर्मिंग योर स्टेटा। The aim of quota sampling is to control what or who makes up your sample. यहाँ आपका कंट्रोल है, वहाँ आपका कंट्रोल नहीं है। कहाँ? क्लस्टर में। In many large-scale applications of sampling procedures, it is not always possible or desirable to list all members of the population and randomly select elements from that list. कभी-कभी ये संभव ही नहीं होता है कि आप लिस्ट में से आप randomly select करें, इसलिए आपको पूरा एक मुश्त जहां से मिल जाए वहां से ले लेते हैं। The reasons for using any alternative procedures include cost, timeliness and convenience. वन अल्टरनेटिव प्रोसीजर इज कोटा सैंपलिंग। देखिए कहाँ यूज होती है, आप देखिए आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यहाँ यूज होती है। दिस टेक्निक इज ऑफन यूज बाय मार्केट रिसर्चर्स। मार्केट रिसर्चर्स इसको यूज करते हैं कि वो गए और जो लोग शॉपिंग कर रहे थे उनसे बात कर लिए एक मुश्त। एंड दोज टेकिंग पॉलिटिकल पोल्स जो लेते हैं वो थोड़ी रैंडम सिलेक्शन करते हैं, उनकी कोटा सैंपलिंग। यूजुअली when this technique is used, the population of interest is large and there are no ready-made lists of names available from which to sample randomly. भाई इसलिए क्योंकि उनके पास पूरी लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट नहीं है कि उसमें वो किसी भी रैंडम सिलेक्शन कर सके, इसलिए एक साथ जो उनको स्ट्रेटा के लोग मिल जाते हैं उसी से बात करके फिर वो इसीलिए मतलब 100% आपका पॉलिटिकल पोल श्योर नहीं होता है ना, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मोस्टली सही होता है लेकिन सही नहीं भी होता है, बिकॉज यहाँ आप स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा रहे हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हिस्सा है ना। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके रेस्पोंडेंट कितने, बस एक दो रेस्पोंडेंट को आप या एक रेस्पोंडेंट को जानते हैं जो आपका पर्पस सॉल्व कर सकता है, तो आप उसके पास पहुंच जाइए। वो आपको बताएगा कि दूसरा कौन और है जो वो बता सकता है। फिर दूसरा बताएगा कि अच्छा एक और है, तो एक से दूसरा और दूसरे से दूसरा, जैसे कि है ना, जैसे बॉल टप्पा खा के जा रही हो उस तरह से। So if the population is hard to access, snowball sampling can be used to recruit participants via other participants. दूसरे participant हमको बताते हैं कि ये भी वही हैं, ये भी आपका purpose solve कर सकते हैं। The number of people you have access to snowballs as you get in contact with more people. The downside here is also representativeness. यहाँ भी representativeness की बात नहीं होगी, as you have no way of knowing how representative your sample is due to the reliance on participants recruiting others. This can lead to sampling bias. इसमें भी sampling का bias आता है। अब आप चित्र से समझिए, देखिए जजमेंट सैंपल या पर्पसिव सैंपलिंग, आप ये हैं, आपको लगता है ये ठीक बता देगा, ये बता देगा, ये भी और ये भी, इन लोगों को आपने छोड़ दिया, कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं किया। कन्वीनियंस सैंपलिंग में आप थे, आपके पास जो सबसे एक्सेसिबल था आपने वही ले लिया, वही आपने उसी से बात कर ली। कोटा सैंपलिंग में इतने लोग थे लेकिन हमने सिर्फ इनको इनको एक स्ट्रेटा में लिया और इनको ले लिया। और स्नोबॉल में हम इनके पास गए, इसने ये बताया, इनके पास गए, इसने ये बताया, हमने इनको ले लिया। तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है और यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं है, इसीलिए स्टैटिस्टिक नहीं लगती है, इसीलिए जनरलाइजेशन नहीं है। ठीक है।
तो सैम्पलिंग फाइनली आई हैव कवर्ड, सैम्पल, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और अब सैम्पलिंग डिजाइन पे बात होगी. ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.